प्रिय विद्यार्थियों, कंट्रोलिंग के इस तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग प्रोसेस यानी कि नियोजन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कंट्रोलिंग प्रोसेस में प्रमापों का निर्धारण किया जाता है, प्रगति प्रमापों का, कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमने जो है वो किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, वो हम इसमें जो है वो पहले स्टेप में निर्धारण करते हैं। इसके बाद हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप आता है वास्तविक प्रगति का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने अपने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, प्रमाप निर्धारित किए हैं, उसके बाद हम जो है वो अपनी वास्तविक प्रगति का मापन करते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या कार्य किया है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप जो है उसमें हम वास्तविक प्रगति की तुलना जो है वो प्रमापों के साथ करते हैं। जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने सेट किए हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनके साथ जो है वो हम वास्तविक प्रगति के जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हम विचलनों का विश्लेषण करते हैं, एनालाइजिंग डिविएशंस। जो हमने प्रमाप निर्धारित किए हैं और जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है, उन दोनों का जब हम इस तीसरे स्टेप पर कंपैरिजन करते हैं तो हमें जो है वो कुछ या तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स डिविएशन देखने को मिलेगी या फिर नेगेटिव डिविएशन देखने को मिलेगी। हो सकता है हमने जो प्रमाप निर्धारित किए हैं उससे हमने जो हमारी वास्तविक प्रगति अधिक है या फिर कम भी हो सकती है। वो हमें कंपैरिजन से पता लगता है कि हमने जो है वो अपने जो प्रमाप निर्धारित किए थे, क्या हमारी वास्तविक प्रगति उतनी हो पाई है या उससे कम रही है या उससे अधिक हुई है। वो कंपेयर हमने जो है वो इस तीसरे स्टेप में किया है। और ये फोर्थ स्टेप में जो है वो हम जिस भी वजह से कंपैरिजन की वजह से जो भी कोई कमी रही होगी या हमारी परफॉर्मेंस कुछ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा हुई होगी, उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि किन कारणों की वजह से हमारा व्यवसाय ज्यादा आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे रह रहा है। इसके बाद हमारा जो है वो फाइनल स्टेप आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। देखिए, जब हमने अपने प्रमाप निर्धारित किए, फिर हमने अपनी वास्तविक प्रगति का मापन किया और फिर इन दोनों जो हमारे प्रमाप निर्धारित किए गए थे और वास्तविक प्रगति का मापन था, इन दोनों का जब कंपैरिजन किया तो हमारे सामने कुछ डिफरेंसेस आए जिनका हमने विश्लेषण किया है और वहां से हमें पता चलता है कि हमें जो है वो आगे कौन से करेक्टिव एक्शन लेने हैं जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। अगर तो मान लीजिए हमारी जो वास्तविक प्रगति है वो हमारे स्टैंडर्ड से जो हमने सेट किए थे उनसे अधिक है, तब तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है इस प्रकार की। लेकिन यदि मान लीजिए हमारी जो वास्तविक प्रगति है वो हमारे प्रमापों से जो हमने सेट किए थे ऑब्जेक्टिव्स उससे पीछे रह जाती है, तो हमें सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। तो ये 5 स्टेप्स जो है वो हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन्हें जो है वो एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो पहला स्टेप जो हमारा था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रमापों का निर्धारण करना कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है और प्रमाप वे आधार होते हैं जिनके आधार पे ही हम वास्तविक प्रगति को मापते हैं। स्टैंडर्ड्स आर दोज क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। इनके आधार पर ही प्रबंधक जो है वो वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करता है और डिफरेंसेस का पता लगाता है, विचलनों का, जिसको हम डिविएशन बोलते हैं। तो ये हमें तब पता चलता है। ये प्रमाप कितनी तरह के होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो हमारे पास 2 तरह के प्रमाप हैं, एक संख्यात्मक है और एक गुणात्मक है। जब भी हम प्रमाप निर्धारित करेंगे तो हम 2 तरह के ये प्रमाप निर्धारित करते हैं। जैसे पहला है हमारा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ऐसे प्रमाप जिन्हें आंकड़ों में प्रदर्शित किया जाए, जैसे कि एक लेबर या श्रमिक जो है वो एक दिन में 10 प्रोडक्ट तैयार करना और एक प्रोडक्ट की लागत 100 रुपए होना, ये हमारे जो है वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स है।
जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हमने जो है वो ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है कि एक दिन में जो है वो 10 प्रोडक्ट तैयार किए जाने चाहिए एक श्रमिक के द्वारा, और इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपए से अधिक ना हो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह से जो है वो संस्था के क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ऐसे प्रमाप जिन्हें आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना। कर्मचारियों के मनोबल को मापना जो है वो एक गुणात्मक प्रकृति का प्रमाप है। इसे हम सीधे तरीके से नहीं माप सकते हैं। इसको मापने के लिए श्रम परिवर्तन दर, अनुपस्थिति दर, झगड़ों की दर, ये सब देखी जाती है। और जहां पर ये झगड़े, एब्सेंटिज्म कम होता जाता है तो हम बोलेंगे कि भाई वहां कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हुई है या हो रही है। तो पहले स्टेप में हम जो है वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, प्रमाप निर्धारित करते हैं, जिसमें ये मैंने आपको बताया कि 2 तरह के प्रमाप आपके सामने हैं। प्रमापों के कुछ आधार बताए गए हैं यहाँ पर, जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो वो मुख्यतः 4 आधार उसके होंगे। सबसे पहले क्वांटिटी को लेकर, क्वांटिटी स्टैंडर्ड जब हम सेट कर रहे होंगे, उद्देश्य निर्धारित कर रहे होंगे, मात्रा को लेकर जाओ, तो वहां पर जो है ये ज्यादातर प्रोडक्शन या सेल से संबंधित होंगे कि हम एक महीने में कितनी प्रोडक्शन करें या हमारी सेल के टारगेट कितने होने चाहिए, वो आधार रहता है जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एक मात्रा हो गई। दूसरे नंबर पर है क्वालिटी स्टैंडर्ड। कच्चे माल और तैयार माल के संबंध में तथा ग्राहक सेवा एवं कर्मचारी मनोबल के संबंध में ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट का ध्यान भी रखेंगे, कस्टमर सर्विस का ध्यान भी रखेंगे, और हमारे जो लेबर है, एम्प्लॉइज हैं, उनके मनोबल का भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि हमने किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, किस क्वालिटी की हमने जो है वो ग्राहक सेवा देनी है, और कर्मचारियों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए संस्था के, वो प्रमाप यहाँ निर्धारित किए जाते हैं। और एक स्टैंडर्ड टाइम को लेकर होता है, और ये ज्यादातर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कि कितने समय के अंदर जो है वो हम किसी भी जो टारगेटेड प्रोडक्शन है हमारी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे अभी पिछले उसमें हमने एक दिन में एक श्रमिक 10 प्रोडक्ट बनाए, ये हमारा एक समय से संबंधित जो है वो स्टैंडर्ड है। तो ये भी एक बेस रहता है आपके प्रमाप निर्धारित करते हुए। चौथा है आपके पास कॉस्ट स्टैंडर्ड। इसमें हमको जो है वो प्रमाप इस तरह से निर्धारित करने हैं कि हमको श्रम, माल व अन्य खर्चे ये सब किस रेंज में करने हैं, कहां तक करने हैं, उसके संबंध में जो है ये प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। और जब भी हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले है, जो भी आप प्रमाप निर्धारित करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वो तर्कयुक्त होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको प्राप्ति ना किया जा सके, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये ना ऐसे हो जिन्हें प्राप्त करना बहुत सरल हो, और ना ही ऐसे हो जिन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन हो। तभी जो है वो संस्था अपने सही स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। दूसरा है, प्रमाप मापने योग्य होने चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड सेट कीजिए जिनका आप बाद में इवैल्यूएशन भी कर सकें। किसी के जैसे हमने अपने प्रमापों का बाद में जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना होता है कि क्या हमने जो प्रमाप निर्धारित किए थे, उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्या हमने जो है वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस वहां तक दी है। तो इसलिए प्रमाप मापने योग्य होने चाहिए। प्रमाप फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि परिस्थितियों को देखते हुए, व्यवसाय में कई तरह की परिस्थितियां हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती है, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित हो, चाहे गवर्नमेंट से संबंधित हो, चाहे कंपटीशन से संबंधित हो, चाहे फैशन से संबंधित हो। तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमारे प्रमाप जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अब जैसे आजकल लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में नेचुरली जो है वो अगर हम सोचेंगे कि भाई एक खुली बाजार की तरह जो है वो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाया है पिछले 1-2 वर्षों में। तो ये बदलती परिस्थिति के अनुसार जो है वो कई कंपनीज ने अपने स्टैंडर्ड्स भी चेंज किए, क्योंकि स्थितियां विपरीत हो गई। इसके बाद आता है आपका 4th पॉइंट, जिसका हमें ध्यान रखना है जब भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। प्रमाप सरल और स्पष्ट होने चाहिए ताकि व्यक्ति जिनके लिए इन्हें निर्धारित कर रहा है वो आसानी से इन्हें समझ सके। मतलब कर्मचारी, जिनके लिए का मतलब है यहाँ पर कर्मचारी आसानी से इनको समझ सके कि हमको क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रमाप के आधार होते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट है, प्रमाप निर्धारित करते समय ही विचलन सहन करने की सीमाएं, यानी कि आपकी
जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी होती है उनके बीच में कितना डिफरेंस आप सहन कर सकते हैं, दैट इज डिविएशन टॉलरेंस लिमिट। वो भी आपको स्पष्ट कर देनी चाहिए अपने प्रमापों में कि हम कहां तक जो है वो डिफरेंस को सहन कर सकते हैं। डिविएशन टॉलरेंस लिमिट जो है वो स्पष्ट कर देनी चाहिए। दूसरा स्टेप है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी पहले स्टेप में हमने पढ़ा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम प्रमाप ही निर्धारित करेंगे, उद्देश्य ही निर्धारित करेंगे। अब उद्देश्य तो हमने निर्धारित कर दिए, अब जब कंपनी ने या संस्था ने काम करना शुरू किया तो तब हम जो है वो वास्तविक प्रगति का मापन करेंगे। ये नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा कदम जो वास्तविक प्रगति को मापना है। तो वास्तविक प्रगति का मापन जो है वो पूर्व निर्धारित प्रमापों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक प्रगति के माप से प्रबंधकों को यह जानकारी मिलती है कि क्या उस तरह से ही काम हो पाया है जिस तरह से हमने प्रमाप निर्धारित किए थे या उद्देश्य निर्धारित किए थे, वही हम जो है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो क्या हमारे निर्धारित प्रमापों के हिसाब से हो रही है। वो हमारा कार्य रहता है इस सेकंड स्टेप में, जो हमने एक्चुअल वर्क किया है उसको मापना है। और वास्तविक कार्य प्रगति को मापते हुए भी हमको जो है वो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हमने जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है हमारी, वो पूर्णतः सही तरह से आपने मापना है, यानी कि आंकड़े बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसे ही झूठ में ही लोगों को दिखाने के लिए जो है वो आपके आंकड़े नहीं होने चाहिए। तभी आप जो है वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कि हम कितनी दूर हैं अपने उद्देश्यों से। दूसरा, आंकड़े निरंतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक साल के लिए एक ही बार आप जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। आपको ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो है वो तैयार करते रहना पड़ेगा। और प्रगति मापने के मापदंड वैसे ही होने चाहिए, यानी कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आपने बिल्कुल उसी तरह से मापना है जैसे प्रमाप तय करते समय आपने टेक्निक यूज की है। इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। प्रगति मापन पद्धति शीघ्र विचलन प्रकट करने वाली होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे कि जैसे ही आप उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव्स के साथ करें, अपने उद्देश्यों के साथ या प्रमापों के साथ करें, तो एकदम से जो है वो डिविएशन आपके सामने आ जाए। तो ये दो स्टेप्स जो है वो मैंने आपको आज बताए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। ये एक आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्रगति प्रमापों का निर्धारण, और दूसरा हमारा था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद हमारे 3 स्टेप रहते हैं। एक तो कंपैरिजन इन दोनों के बीच का जो हमने पढ़े, फिर एनालाइजिंग डिविएशन, और देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। बाकी घर पे सुरक्षित रहें, फेस मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं। हैव अ नाइस डे।